अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल करेंगे हफ्ते भर के सियासी हालात व वाकयात की दुरुस्त आगाही। नजर डालेंगे सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज पर। इस्लामाबाद में ओआईसी वज़राए खारजा का 48वां इजलास मुनक्किद हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को सौंप दी गई। चीनी वज़ीर खारजा समेत तमाम 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा, मुबस्सिरीन और मेहमान शरीक हुए। अफगानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया समेत 140 करारदादें पेश की गईं। वज़ीर आज़म का ओआईसी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस्लामी ममालिक किसी ब्लॉक में जाने या जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुत्तहिद रहें। ओआईसी रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम दुनिया मसला फ़लस्तीन और कश्मीर हल करने में नाकाम रही। दुनिया में मुसलमानों की आबादी 1.5 अरब है, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुनता। मुत्तहिद ना हुए तो कोई हमें नहीं पूछेगा। 15 मार्च को न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमले में 50 के करीब नमाजियों को शहीद किया गया। दुनिया ने इस्लामोफोबिया पर खामोशी इख्तियार की। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की 23 मार्च की तकरीब में आमद हुई और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर दिफा परवेज खटक समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। ओआईसी के वज़राए खारजा भी इस तकरीब में मौजूद थे। यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट हुआ। आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स के दस्ते सामाने हर्ब के साथ परेड का हिस्सा बने। ओआईसी का फ्लोट परेड में खुसूसी तौर पर शामिल। एसएसडी कमांडोज की तरफ से भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। रुकने असम्बली के इंतकाल पर कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। असद कैसर ने कहा अदम एतमाद की तहरीक पर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। माजी में भी 24 बार असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया। रवायत है कि कोई मुअज़्ज़ज़ एमएनए वफात पाता है तो इजलास मुलतवी किया जाता है। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर पर तनकीद। शहबाज शरीफ का कहना था कि स्पीकर ने इमरान खान के साथ मिलकर कानून को पैरों तले रोंद दिया। स्पीकर असम्बली का ये किरदार स्याह तारीख में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी एक नहीं सुनी और चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वज़ीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं। ये किस किस्म का कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग जाता है। उनका कहना था कि स्पीकर असद कैसर ने इमरान खान के सहूलतकार का किरदार अदा किया है। अदम एतमाद का हक इस्तेमाल करके जमहूरियत के जरिए इंतकाम लेंगे। वज़ीर आज़म का इस्तीफे से मुताल्लिक 2 टोक जवाब। कहा कि इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ऑपोजिशन अपने तमाम पत्ते शो कर चुकी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से 1 रोज कबल अपना पत्ता शो करूंगा। इत्तेहादी 27 तारीख के जलसे के बाद हुकूमत के साथ रहने का फैसला करेंगे। इत्तेहादियों ने इसी मुल्क में सियासत करनी है। जो भी अवामी राय के खिलाफ जाएगा वो अपना सियासी नुकसान करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने 18वीं तरमीम पर होने वाले पार्लिमानी बहस अदालत में पेश की और चीफ जस्टिस ने जिस पर कहा कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट न देने वाले खयानत करते हैं। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। अटॉर्नी जनरल ने जिस पर कहा कि जुर्म को होने से रोकना मकसद है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ने लगी। इस हफ्ते मुल्क में मुसलसल 2 रोज कोरोना से हलाकत का एक भी केस सामने नहीं आया। गुज़श्ता 2 सालों में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के बाइस मरीजों की अमवात रिपोर्ट होती रहीं। वज़ीर आज़म की कामयाबी से वबा से नबर्द आज़मा होने पर कौम को मुबारकबाद और कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत खित्ते में सबसे बेहतर अंदाज में कोरोना से निपटी। चीन में मुसाफिर तैयारा 29,000 फीट की बुलंदी से गिरकर तबाह हो गया। तैयारा उड़ान भरने के बाद 1 घंटे तक फिजा में दिखाई दिया था। हादसे के नतीजे में अमले और मुसाफिरों समेत तमाम 132 अफराद हलाक हो गए। ब्रॉडशीट के सरबराह कव्वे मुसवी ने नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात पर मुआफी मांग ली। कहा वो 2 दहाइयों तक एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार हैं। नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के खिलाफ एक भेले की करप्शन साबित नहीं हुई।
रूस यूक्रेन तनाज़ा जंग को एक माह मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत मगरबी ममालिक के दीगर रहनुमा फौजी इत्तेहाद नेटो के अहम इजलास के लिए ब्रसल्स में जमा हुए। नेटो के अस्करी अंदाजों के मुताबिक जंग में एक माह में 15,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन जंग का एक माह मुकम्मल होने पर सदर ज़ेलेंस्की की लोगों से सड़कों पर निकलने की अपील। ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम 351 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। ऑस्ट्रेलिया ने मैच में 115 रन से कामयाबी हासिल की। कैंगरूज ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के नैथन लाइन की शानदार बॉलिंग और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले दोनों मैच ड्रॉ हुए थे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे 23 मार्च की, तजदीदे अहदे वफा का दिन। इस मर्तबा भी निहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया गया और इस अहद को दोहराया गया कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तन मन धन कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे, और इस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अब कुछ बात करेंगे इस सियासी सूरत हाल पर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। सियासी सूरत हाल में किसका पलड़ा भारी है? हुकूमत ज्यादा स्ट्रांग है या फिर ऑपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग है? दोनों की तरफ से बहुत से दावे किए जा रहे हैं और ऑपोजिशन न सिर्फ मुनहरिफ अराकीन को अपने साथ मिलाए हुए है बल्कि इत्तेहादियों के साथ भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए है और रात गए तक ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। इत्तेहादियों की तरफ से अगरचे अभी तक कोई क्लियरली एक साइड नहीं ली गई, कुछ क्लियरली इंडिकेट नहीं किया गया, बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बाज तज्जिया निगार इस हवाले से कह रहे हैं कि इत्तेहादियों का झुकाव ऑपोजिशन की तरफ नजर आ रहा है। चौधरी शुजात हुसैन एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और हुकूमत और ऑपोजिशन अपने अपने सियासी जलसों के लिए न सिर्फ तैयारियां कर चुकी है, तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, बल्कि आज अपना पावर शो भी करने जा रही है। हुकूमत ने आज के जलसे के हवाले से कह रखा है कि वो 10 लाख लोग यहां पर इकट्ठा कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है वो भी अपना जलसा करने की मुकम्मल तैयारियों के साथ मौजूद है। हकीकत यह है नाजरीन कि हुकूमतों के आने जाने के फैसले हों या फिर अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल करने के दावे, इनका फैसला सड़कों पर नहीं बल्कि कानून और आइन के मुताबिक होता है और अवामी हिमायत वोट से साबित हो सकती है। और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वही ये फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म ने रहना है या नहीं, और इन दी एंड जो है ये वोटिंग से मामला हल होना है, लिहाजा वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद साहब। सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। फैसल साहब, मईशत जिस तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार हुई उसने अवाम की तब्दीली का जो ख्वाब था, जो आपने दिखाया था, उसको मायूस कर दिया है अवाम को। अवाम में गुस्सा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जो तज्जिया निगार हैं और ऑपोजिशन, उन्होंने यही कहा कि आपको जो है बहुत ताउन करने वाली ऑपोजिशन मिली और तमाम अतराफ से आपको सपोर्ट हासिल थी, लेकिन आप फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए। बार बार वज़रा की तब्दीली को हम देखें तो वो भी इस बात की तरफ इशारा है कि आप खुद भी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। ऐसे में जब वज़ीर आज़म साहब जो है वो अवाम को सड़कों पर आने का कहेंगे और कहेंगे कि वो जलसा गाह में पहुंचे, हिदायत जारी करें, तो क्या आपको यकीन है कि लोग उसी तरह आपके साथ खड़े होंगे जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले खड़े थे? एक तरफ तो अवाम तो आपको बता देंगे ना, आपको जलसे में पता चल जाएगा कि अवाम किधर खड़े हैं, और लोग इनकी शक्लें 30 साल की जो शक्लें हैं ना, ये जो मुल्क के साथ जो उन्होंने किया है, इनसे तंग आए हुए हैं और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और दूसरा, अपोजिशन पहले दिन से शोर कर रही है। जिस दिन इमरान खान साहब पहली स्पीच कर रहे थे पार्लियामेंट में, उधर से ही उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। इन्हें सिर्फ NRO चाहिए था, वहाँ से शुरू हुए और छुई मुई अपोजिशन। तामीरी अपोजिशन तो वो होती है ना कि जहाँ गवर्नमेंट गलत जाए उसकी तस्हीह करें और जहाँ ठीक जाए उसका साथ दें। इन्होंने उल्टा किया है, इन्होंने हर एक चीज़ पर इशू बनाया। हमने फैटिफ की लेजिस्लेशन में, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, कोविड मैनेजमेंट, हर चीज़ में इनको दावत दी और ये साथ ले आते थे अपना NRO वाला डॉक्यूमेंट कि हमारे साथ आप किसी से डील करें, हमारे करप्शन केसेस माफ़ करें तो आपके साथ हम चल सकते, वरना तो शोर शराबा था। और इकॉनमी, दुनिया की इकॉनमी को देखें, कोविड के बीच में हुआ क्या है, पूरी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक कर गई है, महंगाई कहाँ चली गई है। पाकिस्तान पे अल्लाह का ख़ास करम रहा है, पाकिस्तान की 5.6% ग्रोथ रेट हुई है। दुनिया हैरान है कि
کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, ریمیٹنس بڑھی ہیں, ہمارے ہاں ریکارڈ کام ہوئے ہیں, ٹیکس کلیکشن ریونیو ہمارا بڑا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دیا, جو خسارہ تھا وہ ہم نے ختم کر دیا. اس خسارہ ختم کرنے کے باوجود ہماری گروتھ ریٹ 5.6% ہے. یہ اصل ہے. ایکسپورٹس ہماری اوپر گئی ہیں, اکانومی ہر لحاظ سے اوپر گئی ہے, بلومبرگ کی, اکانومسٹ کی, ورلڈ بینک کی, ورلڈ اکنامک فورم کی, سب کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں تو ہماری معیشت اوپر گئی ہے, اور اب مہنگائی بھی نیچے جا رہی ہے. یہ ایشو اپوزیشن کا ہے ہی نہیں. اپوزیشن کا ایک ہی ایشو ہے کہ ان کو عمران خان صاحب ان کے کرپشن کیسز سے نجات کیوں نہیں دیتے, اس لیے وہ کر رہے ہیں. اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس کا آپ مظاہرہ دیکھیں گے انشاءاللہ. فیصل صاحب, پہلے منگل صاحب چھوڑ گئے آپ کو, اور کاف لیگ کی طرف سے بار بار یہ شکایتیں کی جاتی رہیں, بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ بہتر رویہ نہیں رکھا جا رہا. چودھری برادران جو ہیں وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور عوام کی جو نبض ہے اس کو بخوبی جانتے ہیں. اگر حکومت کے اتحادی بھی آردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں تو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا جا رہا, ان کو ان کے فنڈز نہیں دیے جا رہے, اور انہوں نے بہرحال اپنے حلقوں میں جا کر اگلے الیکشن کے لیے ووٹ بھی لینے ہیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے, تو یہ بات تو ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اگلے الیکشن میں جواب دینا ہے, تو اتحادی بارہا آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں, بارہا اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ پرفارم کریں, ان کارکردگی کو بہتر کریں, لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. اگر اس موقع کو آنے سے پہلے ہی حل کر لیا جاتا, پہلے ہی ریزالو کر لیا جاتا, تو آج حالات کچھ مختلف نہ ہوتے. باقی بھی یہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ چینج ہوتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں تو ان کا اگلا الیکشن جیتنا ناممکن ہو جائے گا. پبلک کا سینٹیمنٹ, اگر کچھ صحیح سیاستدان ہے نا تو عوام کا سینٹیمنٹ دیکھ لے کہ پبلک اوپینین کدھر جا رہا ہے. جدھر پبلک اب چلی گئی ہے, اگر کوئی دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی, اور یہ سب غور سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتوار کا جلسہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس سے پہلے بھی ابھی مانسیرا میں آپ نے جلسہ دیکھا, اس سے پہلے منڈی بہاؤالدین, میلسی, دیر میں آپ نے سوات میں جلسہ دیکھا, درگئی میں جلسہ دیکھا, حافظ آباد میں جلسہ دیکھیں. یہ پبلک یہ ہے, اور یہ جوش و خروش, یہ تو اپوزیشن کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری پارٹی تو ریلیکس کر گئی ہوئی تھی, ظاہر ہے مشکل ٹائم تھا, لیکن ان کی وجہ سے, تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ سے پارٹی کے اندر ایک نیا جنون آ گیا, ایک نیا جوش آ گیا, ایک نیا ولولہ آ گیا ہے. آج ہمارے ورکرز متحرک ہو گئے ہیں, فالوورز متحرک ہو گئے ہیں, اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزیں تو ہم دیکھ لیں گے, لیکن یہ جو 3 لوگ ہیں, یہ 3 شکلیں, یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ, اور عمران خان کے ساتھ سارے کھڑے ہیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے اور وہ چینج کرتا ہے تو اس کی سیاست واقعی میں ختم ہو جائے گی. وہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس وقت, اسٹریٹ پاور جو ہے, جو پبلک کے اندر ہے, وہ عمران خان کی ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ چینج کر کے ان کی پالیٹکس میں, اس سے قطع نظر کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے انٹرپریٹیشن, اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب تو عوام نے حق اور باطل میں تمیز کر لی ہے. اور یہ ہمیں ایک خوشی کی بات ہے کہ ایک قوم بدل گئی ہے. یہ قوم اب صحیح اچھے برے میں تمیز کرنے لگ گئی ہے, اور یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. فیصل صاحب, وزیر اعظم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس موجود ہی نہیں ہے, اور اگر ہم تاریخی تناظر سے دیکھیں تو چوائس ہمیشہ موجود رہتی ہے. وقت اور آپشنز دونوں محدود ہو سکتے ہیں, مسدود نہیں ہو سکتے. کیا اس وقت جو آپشنز استعمال کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے, اور جس رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, کیا اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپشنز ہیں وزیر اعظم کے علاوہ کوئی آپشن آ چکی ہے؟ یہ فیصلہ تو پبلک نے کرنا ہے, یہ فیصلہ پبلک نے کرنا ہے, اور پبلک یہ فیصلہ کر چکی ہے. آپ سروے کرا کے دیکھ لیں, آج سروے کرا کے دیکھیں آپ اس وقت, اور آپ الیکشن بھی کرا کے دیکھ لیں پبلک کدھر کھڑی ہے. پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ پبلک نے فیصلہ سنا دیا ہے. اور جو موومنٹ اس وقت پی ٹی آئی کی چل رہی ہے, مجھے یاد ہے 2014 میں جو دھرنے میں ہماری موومنٹ تھی, اس سے بھی آگے چلی گئی ہے یہ موومنٹ لوگوں کے اندر. تو ہم جاتے ہیں نا پبلک میں, ہم جاتے ہیں باہر جلسوں میں لوگوں کے اندر, تو لوگوں کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے, جدھر پبلک کھڑی ہے, وہ تو بالکل ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے عمران خان ایک واحد آپشن ہے. باقیوں نے کیا کیا ہے؟ کون سی آپشن؟ آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتا دیں کون سی آپشن ہے. آصف زرداری, فضل الرحمان, نواز شریف, کیا انہیں ٹرائی نہیں کیا؟
30 साल बारी बारी आए हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई हैं, अपनी मिलें लगाई हैं, अपने बैरून मुल्क असासे बनाए हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए हैं, सरे महल बनाए हैं। कौम के लिए क्या किया? ये तो बहुत ज़्यादा अमीर हुए हैं ना, कौम गरीब हुई है। इमरान खान ने दुकान तक नहीं खोली, कोई मिल तक नहीं लगाई, कोई कारोबार नहीं करते, कौम का पैसा बचा रहे हैं हर जगह पे। तो अवाम ये देख रहे हैं कि एक तरफ 30 साल और एक तरफ ये 3 साल के अंदर वो काम हुए हैं। अब हेल्थ रिफॉर्म्स देखें हम जो लेकर के, हेल्थ कार्ड आप देखें, हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपया पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपये किसी भी हॉस्पिटल से इलाज के। 10 सालों में 10 डैम्स बन रहे हैं। 50 साल जिनकी आप बातें कर रहे हैं ऑप्शंस, 50 साल में तो कोई डैम नहीं बना सके, ये एक डैम नहीं बना सके। हम 10 सालों में 10 डैम्स बना रहे हैं और सब पे काम शुरू है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया पाकिस्तान हर लिहाज से, हमारे पास तो ये जो कारकर्दगी का कार्ड है, सबसे बड़ा कार्ड ये है। एक तो ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो रही है, दूसरा 2023 अक्टूबर के महीने में इलेक्शन हो रहा है, हम 2/3 अक्सरियत लेकर के वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान 2028 तक वज़ीर आज़म है। लेकिन ये अपोजिशन वाले ये क्या करेंगे? इस वक्त पाकिस्तानियों के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। और मैं ये परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस पर लंबी डिबेट भी हो सकती है, लेकिन ये सवाल आप अपने आप से भी खुद करें। उनके 30 साल की परफॉर्मेंस का कारकर्दगी के जायज़ा अपने सामने रखें, उस पर सब कुछ डालें कि उन्होंने अपने लिए क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है, NRO क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें बीच में डालें। सही, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अपोजिशन ने जब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है उसके बाद से पहला कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 25 मार्च को हुआ है, मगर तहरीक पेश किए बगैर ही स्पीकर ने यह इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया है। सिर्फ 15 मिनट का कौमी इजलास जारी रहा और वफात पाने वाले जो अरकान हैं उनकी फातिहा खानी की गई और उसके बाद जो है इजलास को मुलतवी कर दिया गया। शहबाज शरीफ बार बार स्पीकर से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसी हवाले से कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट हमने तैयार की, आप वो देखिए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत भी ईवान में मौजूद थी। तिलावत कुरान पाक के बाद मरहूम अरकान कौमी असम्बली और साबिक सदर रफीक तारड़ के लिए फातिहा खानी की गई। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी रवायत है कि किसी मोअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली की वफात पर इजलास फातिहा खानी के बाद मुलतवी कर दिया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कवायद ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई चलाई जाएगी। जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है ना दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। आज भी हम मुअज़्ज़िज़ मेंबर की वफात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। इससे कबल अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 162 में से 159 अरकान शरीक हुए। पार्लिमान में नून लीग के अरकान की तादाद 84 है। पीपल्स पार्टी के 56 में से 55 अरकान हाजिर थे। जाम अब्दुल करीम दुबई में होने के बायस शरीक नहीं हो सके। MMA के 15 में से 14 अरकान इजलास में हाजिर थे। PTM के अली प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं हुए। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको बताती चलूँ, 1989 में भी तहरीक अदम एतमाद आई थी बेनज़ीर के ख़िलाफ़, लेकिन नाकाम हुई थी। और बाज़ तज्ज़िया निगारों का इस हवाले से ये कहना है कि इसकी नाकामी की वजह बेनज़ीर के साथ मौजूद वो लोग थे जो साबित कदमी के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सका। मगर अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो आई है इसमें क्या सूरत हाल रहेगी। ऐसे में जब उनके अपने अरकान जो हैं वो न सिर्फ शिकायत कर रहे हैं बल्कि क्लियरली अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, पार्टी के खिलाफ वो वोट कर सकते हैं या नहीं, इस पर अभी डिबेट जारी है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, पार्टी के मुनहरिफ अरकान पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं या नहीं, इस पर अभी डिबेट भी जारी है और पार्टी के खिलाफ वोट करने की सूरत में उन्हें क्या नताइज भुगतना होंगे ये भी देखना होगा। इस हवाले से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा चुका है और जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह की दरख्वास्त की गई है और इस हवाले से समाअत भी जारी है जो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के हवाले से आपको एक क्या रिमार्क्स दिए गए, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने अवाम से वोट नहीं लिया होता, वो भी सिंध हाउस में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है।
कहा आइन में कहीं वाजे नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर पार्टी मेंबरशिप में ऐसी यकीन दहानी है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोटर इंतखाबी निशान पर मुहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि आइन हर शख्स को ख्यालात के आजादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63A की जरूरत ही नहीं रहती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बेहतर न होता कि सदर तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाकर मशवरा लेते फिर अदालत आते। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं और आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है कि रेफरेंस वापस भेज दें। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट 63A पर कोई डिक्लेरेशन देगी तो इसके नताइज भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 28 मार्च दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए तो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है और इसकी समाअत भी जारी है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये सदारती रेफरेंस वापस भी भेजा जा सकता है, लेकिन इस पर जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी की गई है। लिहाजा पीर को क्या फैसला किया जाता है इस समाअत में, ये तो पीर को ही पता चल सकेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और माहिर कानूनदान भी हैं। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वलीद इकबाल साहब, जस्टिस मजहर आलम ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि किसी को वोट डालने या ना डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि मुनहरिफ रुकन की ये ज़मीर की आवाज़ नहीं कि ऑपोजिशन के साथ मिल जाएं। जो ज़मीर की आवाज़ है इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? हो सकता है खिलाफ होने वाला ज़्यादा बाज़मीर हो, और ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं उन्होंने भी अपने रिमार्क्स में कहा लोग पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी के इंतखाबी निशान को, उसके मंशूर को, उसके ब्रांड को। तो एक रुकन जो कि एक पार्टी के प्लेटफॉर्म, उसके मंशूर, उसके ब्रांड, उसके नजरिए, उसके सिंबल पर, इंतखाबी निशान पर अगर मुंतखब होके आया है, तो मेरे ख्याल में और मेरे दुनिया की महज़िब जो रवैया है वो यही है कि अगर आपने उस पार्टी से इनहराफ करना है, उसके उसूल से, उसकी पॉलिसी से, उसकी क़यादत से, तो बेहतर है कि आप अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दें। और आर्टिकल 63A तसव्वुर भी यही करता है कि जी उसकी सज़ा, वो उसको डी-सीट करने के लिए वो कह देता है। आप अगर उसका उन्वान देखें 63A का, आर्टिकल जो हमारे आइन का है, तो उसका उन्वान ही यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये कैसे अल्फाज हैं? नाअहली, डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन जिसको आप इनहराफ कहेंगे, बेवफाई कहेंगे, इर्तदाद कहेंगे, यानी कि मुर्तद बन जाना। तो अगर उसकी सजा ऐसी रखी हुई है तो उसकी वजह यही है कि जी आप एक पार्टी के टिकट पे अगर आए हैं तो बेहतर है कि उसके खिलाफ जाने के बजाय आप इस्तीफा दे दें, और अगर आप नहीं दे रहे तो ये तरीका है कि आपको वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सही, लास्ट ओवर में तो फैसला किसी के भी हक में आ सकता है। वलीद इकबाल साहब, 63A के तहत पार्टी के सरबराह के पास ये ताकत है कि वो किसी रुकन को इन्हराफ के इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दे, यानी फैसले का जो इख्तियार है कि उसमें क्या सज़ा देनी है, वो इसका इख्तियार पार्टी सरबराह के पास है। तो क्या पार्टी सरबराह ताहयात नाअहली का फैसला कर सकता है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो ताहयात नाअहली का फैसला कर सके? देखें, पार्टी सरबराह के पास आर्टिकल 63A ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो इनहराफ करने वाले रुकन असेंबली हो या सेनेट हो या सूबाई असेंबली हो, पार्टी के हेड को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो उस शख्स को डी-सीट कर दे इन मामलों में अगर उसका वोट पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाए। आइन जो है वो 63A में खामोश है कि ये वो डिस्क्वालिफिकेशन के इख्तियार को, नाअहल या डी-सीट करने के इख्तियार को, तो सवाल उस पर तो सवाल नहीं उठा, वो तो वाज़ेह है। सवाल ये है कि क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन और डी-सीटिंग जो है वो परमानेंट नौइयत की होगी, ताहयात होगी या नहीं होगी। क्योंकि आर्टिकल 62 और 63 के मुतलका जो शिकें हैं, ख़ास तौर पे 62(1)F
جو کہ صادق اور امین والی بات جس میں پائی جاتی ہے، اور اس پہ اگر پورا نہ اترے تو کوئی شخص ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اس کی تشریح عدالتوں نے یہی کی ہے کہ وہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں اور خاصی ایک تسلسل ہے فیصلوں کا، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ جہاں پہ آئین خاموش ہے ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کے لیے، اس کی میعاد کے لیے، اس کو تاحیات ہی تصور کیا جائے گا۔ اس کے پیش نظر اٹارنی جنرل نے یہ استدعا بھی کی ہے، استفسار بھی کیا ہے اور تشریح بھی جو ہے اس کی درخواست کی ہے کہ اگر 63A میں یہ جو پارٹی کے ہیڈ کا اختیار استعمال میں لایا جائے اور اس کے نتیجے میں جو آنے والی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، جو نااہلی ہے، اس کے نتیجے میں جو ایک رکن نااہل ہوگا، تو کیا وہ بس 2-3 ماہ کے لیے نااہل ہوگا، اگلا الیکشن لڑ لے گا 2 ماہ بعد اور کسی دوسری پارٹی سے واپس آ جائے گا، یا کیا وہ نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہے؟ اور اس میں زور اسی بات پہ دیا جا رہا ہے کہ دیگر مواقع پہ عدالت عظمیٰ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ آئین خاموش ہے مدت یا میعاد نااہلی کی، اس کو تاحیات ہی تصور کیا جائے گا۔ اب وہ اس کیس میں لاگو ہوتی ہے 63A میں یا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ 62 میں اور 63 میں، اور یہ آپ یہ بھی غور کیجئے کہ یہ 63A جو ہے یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے، 62، 63 اور 63A، یہ آئین کی 3 جو ہیں شقیں ہیں، تو وہ اسی ایک طرح کا آپ کہہ لینا کہ وہ اسی 62 اور 63 کے محلے کا ایک اور شق ہے جو 63A ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا ایک جائز جو ہے موقف ہے۔ اب موقف یہ عدالت اس کو اس سے اتفاق کرتی ہے یا اس سے اختلاف کرتی ہے، یہ تو عدالت کی ثواب دید ہے، عدالت عظمیٰ کی، لیکن یہ ایک موقف جو ہے بطور موقف کے ایک بالکل جائز اور ایک معقول موقف ہے، اور اس لیے اٹارنی جنرل نے اس پہ جو ہے زور دیا۔ صحیح، بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے سیاستدان سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کریں اور معاملہ فہمی سے کام لے کر حالات کو مزید بگڑنے سے بچائیں، اپنے اقتدار کی جنگ کو پس پشت ڈال کر عوام کا سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں جن کے دروازے پر ہر 5 سال بعد آپ نے جانا ہوتا ہے۔ عوام اس وقت سیاسی کشمکش سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے، یہ تمام جماعتوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اور نہایت اہم ایونٹ جو کہ 22 مارچ کو منعقد ہوا، OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس، جس کی سربراہی پاکستان کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں نہایت اہم نکات پر بات کی۔ سب سے اہم نقطہ جس کی نشاندہی کی گئی وہ یہ تھا کہ مسلم بلاک بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کی بات غیر مؤثر ہے، اور اس کی وجہ ان کا تقسیم ہونا ہے، اور یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ایک واحد بلاک بنے اور بنیادی ایشوز پر OIC کو متحدہ فرنٹ بنائے۔ بہت اہم پوائنٹ ان کی طرف سے اٹھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف UN جنرل اسمبلی نے 15 مارچ کو جو دن منایا، یہ پاکستان کی کاوشیں ہی ہیں جو کہ رنگ لا رہی ہیں۔ اس حوالے سے یہ خصوصی پیکج ہم نے تیار کیا، آپ دیکھیے۔ دنیا بھر کے 2 ارب مسلمانوں کی مشترکہ آواز۔ اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ 48 رکن ممالک کے وزراء شریک ہوئے۔ چینی وزیر خارجہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 2 روزہ اجلاس کا موضوع اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC مسلم امہ کی مشترکہ آواز ہے۔ وزیر خارجہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف 15 مارچ کا دن منانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ کہا OIC سے مطالبہ ہے کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے فریم ورک تیار کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین کی طرح کشمیر میں بھی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت میں ہندوتوا سوچ کے باعث مسلمان بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے بھی 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دینا بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کہا فلسطین اور کشمیر کے تنازع مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا نے پاکستان کو OIC کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی چینی وزیر خارجہ نے خصوصی دعوت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا چین عالمی سطح پر امن کا خواہاں ہے، ہم نے ہمیشہ عالمی استحکام کے لیے کام کیا ہے۔
नाज़रीन, इस इजलास की तारीखी अहमियत से इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं है और इस वक्त हमारे खित्ते को अमन व इस्तेहकाम के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निमटने के लिए, उनका हल तलाश करने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। नहायत मौसर अंदाज में अपना किरदार अदा कर सकता है ये प्लेटफॉर्म और यकीनन न सिर्फ मुस्लिम उम्मा की ख्वाहिशात को ये पूरा करेगा बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर ये तमाम मुसलमान ममालिक को, तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद और स्ट्रॉन्ग करने में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। अब कुछ बात करेंगे नाज़रीन क्रिकेट की। तो लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। इससे पहले कराची और रावलपिंडी में जो दो टेस्ट मैचेस खेले गए वो ड्रॉ हो गए थे, लेकिन अब चूंकि जो लास्ट मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, लिहाजा ये सीरीज उसके नाम रही। नाज़रीन, अगला पूरा हफ्ता बहुत अहम है और सियासी मंजरनामे में बहुत सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। तहरीक अदम एतमाद का फैसला मुमकिन है इसी हफ्ते में हो और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 63A की तशरीह से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस है उस पर क्या फ़ैसला देती है ये भी अगले हफ्ते में ही आ जाएगा। इत्तेहादी किसका साथ देंगे ये फ़ैसला भी मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते में ही मुतवक्के है, इस उम्मीद के साथ कि अगला हफ्ता मुल्की मफाद और अवामी मफाद के हक़ में हो और हमारे लिए बेहतर हो और खुशियाँ लाए। आपसे इजाज़त चाहूँगी पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।